Hello, myself Geeta. Today our lecture on contract of sales of goods 1930. Then let's start. What is a contract of sale? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? साधारण से शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। एक सेलर होता है, एक परचेज़र होता है और वो दोनों अपनी सहमति से सेलर अपनी वस्तु को बेचने के लिए और परचेज़र उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है। जब सेलर अपनी वस्तु देता है और परचेज़र उसका एक एप्रोप्रिएट अमाउंट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाता है। और इस दौरान जो सेलर है वो ना सिर्फ अपनी वस्तु देता है बल्कि क्रेता को उसका ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देता है या फिर ट्रांसफ़र करने का वचन देता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज इन अ गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टेन प्राइस। कि विक्रय अनुबंध एक वो अनुबंध है जिसमें कि विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले अपने क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरण कर देता है या फिर करने का वचन देता है या फिर उसके लिए सहमत होता है। उसके बाद है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एक जो विक्रय अनुबंध है वो शर्त रहित भी हो सकता है और शर्त सहित भी हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को एकदम से तुरंत खरीद लेता है तो उसे शर्त रहित कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, उसे शर्त रहित कहते हैं। उसको ही हम पूर्ण विक्रय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्चुअली सेल मानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद के आधार पर अपने घर ले जाता है और उसके बाद वो ये डिसीज़न लेता है कि अगर मुझे पसंद आई तो मैं उसको रख लूँगा, इस तरह का अगर कोई अनुबंध किया जाता है तो वो शर्त सहित अनुबंध माना जाता है, जिसमें कि कोई शर्त लगी होती है, जिसमें कि कोई कंडीशन अटैच होती है। दैन उसकी एक और डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(3) व्हेन द right of ownership of goods is transferred from the seller to the buyer under a contract। कि जब भी एक जो एक ऑनरशिप है जब भी ट्रांसफ़र की जाती है तो उसको सेल कहते हैं। यानी कि सेलर से बायर को या परचेज़र को ट्रांसफ़र ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह रहे हैं। बट जो एक और वर्ड इसमें है एग्रीमेंट टू सेल। बट एग्रीमेंट टू सेल वो होता है जबकि किसी शर्त के लगे हुए, किसी शर्त के बिना या फिर फ्यूचर की किसी डेट में उस विक्रय का होना या विक्रय का सहमत होना, किया जाना निश्चित किया गया, या फिर उस विक्रय का अभी होना बाकी रहता है किसी भी शर्त के अकॉर्डिंग, तो वो जो है एग्रीमेंट टू सेल माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज़ बायर एंड सेलर। सबसे जो ज़रूरी बात है इसमें वो ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो या दो से ज़्यादा पार्टी होती हैं। दो पार्टी तो होनी ही होनी चाहिए। एक अकेला व्यक्ति इस सेल को डील नहीं कर सकता। एक सेलर के लिए बायर का होना ज़रूरी है और एक बायर के लिए एक सेलर का होना ज़रूरी है। सेलर वो व्यक्ति होता है जिसकी वो वस्तु होती है जिसको कि वो ट्रांसफ़र करने वाला है एक निर्धारित मूल्य के आधार पर, और बायर वो व्यक्ति होता है जिसे उस वस्तु की ज़रूरत होती है और एक निश्चित मूल्य पर वो उस वस्तु को खरीदता है। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक्स व्यक्ति जो है वाई व्यक्ति को अपनी वॉच बेचना चाहता है तो एक्स व्यक्ति अपनी वॉच देगा और वाई व्यक्ति जो है उसका एक निर्धारित अमाउंट, मान लीजिए 1000 है तो 1000 रुपीज़ में वो उस वॉच को खरीद लेगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है गुड्स। अब
जो अनुबंध किया जा रहा है, जो विक्रय किया जा रहा है, वो किसी वस्तु के अधीन किया जा रहा है, किसी वस्तु को बीच में लेकर किया जा रहा है, या फिर हम उसको कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर भी हम उसको बोल सकते हैं। अब इस माल में या इस वस्तु में हम हर तरह के जो संपत्ति होती है, हर तरह की चल संपत्ति को, मूवेबल असेट्स को शामिल करते हैं। इसमें हम मनी को या फिर एक्शनेबल जो क्लेम्स होते हैं उनको शामिल नहीं करते हैं, या फिर जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई फसलें हैं या घास हैं या कोई और किसी तरह की वस्तु है जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, अभी ज़मीन से अलग नहीं हुई हैं, भूमि से अलग नहीं हुई हैं, तो उनको हम इस गुड्स में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस, कि माल का जो विक्रय किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, प्राइस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। प्रतिफल होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। इस प्राइस या कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। अगर आप वस्तु के बदले उसका प्राइस पे कर रहे हैं, जो कि होता ही है, तो वो जो है आप उसको सेल मानेंगे। अगर वस्तु के बदले आप उसका प्राइस ना देकर वस्तु में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे, उसको बार्टर सेल कहेंगे हम। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में जो विक्रय अनुबंध किया जाता है, उसमें एक जो सेलर होता है वो अपनी वस्तु की जो ओनरशिप है वो क्रेता को ट्रांसफ़र कर देता है, और क्रेता इस ओनरशिप के बदले उसको एक जो निर्धारित अमाउंट है वो पे करता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि ये जो अनुबंध है, विक्रय का जो अनुबंध है, उसमें वो, क्योंकि ये विक्रय का हम इसको अनुबंध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनुबंध होने के इसमें सारे लक्षण हैं, सारी क्वालिटीज़ इसमें पाई जा रही हैं। अगर कोई सा भी एक भी लक्षण इसमें नहीं होगा जो कि अनुबंध को करने के लिए होने चाहिए, वो फिर हम उसको सेल नहीं कहेंगे। जैसे कि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित भी होगा, ठीक है, और जो ये अनुबंध होते हैं वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा ये माना जाता है कि वो लिखित में ही हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अदर कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से अलग है। इसमें पहला पॉइंट है सेल वर्सेस बार्टर। जैसा मैंने अभी बताया कि सेल और बार्टर सेल में डिफरेंस होता है। सेल हमारा होता है कि सेलर जो है बायर को किसी वस्तु के बारे में उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा, और जो बायर है वो उस वस्तु की पेमेंट कर देगा, ये सेल होता है। लेकिन बार्टर सेल क्या होता है कि जब आपने कोई अपनी वस्तु दी, जो बायर है उसको उस वस्तु की पेमेंट ना करके किसी और तरह की वस्तु या सेम उसी तरह की वस्तु आपको एक्सचेंज में देता है, तो वो बार्टर सेल कहलाती है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि अपना जो रेडियो है वो के जो ट्रांजिस्टर है उससे चेंज कर लेता है। अब उनमें पैसे से रिलेटेड कोई भी या मनी से रिलेटेड कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, तो हम यहाँ उसको बार्टर सेल कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेल वर्सेस गिफ्ट। अब सेल जबकि आप पेमेंट कर रहे हैं, बायर जो है वो पेमेंट कर रहा है किसी वस्तु को पाने के लिए, और सेलर जो है पेमेंट पाने के लिए अपनी वस्तु को बेच रहा है ना। तो ये जो है गिफ्ट से अलग है। गिफ्ट क्या होता है, जबकि आपको निशुल्क या मुफ्त में कोई भी उपहार मिला है, कोई भी गिफ्ट मिला है, ठीक है, यहाँ पर हम इसमें ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं बट आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल से अलग है। नेक्स्ट है डिफरेंस सेल वर्सेस बेलमेंट। सेल तो हमारी वही होती है कि जो विक्रेता होता है वो क्रेता को अपनी जो भी वस्तु है उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, वस्तु दे देता है, और जैसे ही विक्रेता क्रेता को वस्तु देता है वो उसकी पेमेंट कर देता है। लेकिन बेलमेंट जो एक्ट है, बेलमेंट जो कहा गया है, वो एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक पार्टीज़ होती हैं। एक जो ओनर है, जो बेलर है, उसकी वो वस्तु होती है और वो अपनी वस्तु बेली यानी कि निषेध ग्रहीता को ट्रांसफ़र कर देता है।
बट वो ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए या कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दे रहा है, वो परमानेंट उसकी डिलीवरी नहीं कर रहा है। ये जो डिलीवरी है बेली को बेलर के द्वारा टेम्परेरी डिलीवरी है, जो कि बेली जो है अपना उद्देश्य पूरा करने पर या फिर समय के निकल जाने पर या एक समय के बाद वो बेली जो है बेलर को उस वस्तु को वापस कर देगा। अब यहाँ पर जो ये बेलमेंट है ये सशुल्क भी हो सकता है और निशुल्क भी हो सकता है, यानी कि आप जो बेलमेंट कर रहे हैं, बेलर जो है अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को यूज़ करने के लिए दे रहा है बेली को, तो वो आप उसके लिए कुछ चार्ज भी कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। तो सेल और बेलमेंट में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेल वर्सेस मॉर्गेज और प्लेज कि विक्रय और गिरवी में क्या अंतर है। जो मॉर्गेज या फिर प्लेज है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आते हैं, ये अचल संपत्ति के लिए किए जाते हैं। गिरवी रखने में जो गिरवी रखने वाला व्यक्ति होता है गिरवी करता, और एक दूसरी और पार्टी होती है गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति यानी गिरवी ग्राही। वो जो है गिरवी कर्ता के सामान को जबकि उसने अपने लोन का पेमेंट नहीं किया है तो उस वस्तु के संबंध में उसको गिरवी रख लेता है, और गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति उसको तब तक गिरवी रखता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हो जाए। जैसे ही गिरवी करता जो है गिरवी ग्राही को उसके लोन की पेमेंट कर देता है तो ये गिरवी जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से मॉर्गेज है रहन या बंधक आप इसको बोल सकते हैं, कि जब तक ये अचल संपत्ति के लिए किया जाता है जब तक कि जो संपत्ति का स्वामी है वो अपने ऋण की सुरक्षा के लिए कई कंडीशंस में उसे ओनरशिप को ट्रांसफ़र भी कर देता है और कई कंडीशन में वो ट्रांसफ़र नहीं भी कर पाता है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमें मानते हैं कि जहाँ पर क्रेता जो है वस्तु की डिलीवरी लेता है और विक्रेता वस्तु की डिलीवरी करता है ना, और विक्रेता के द्वारा पेमेंट ली जाती है और क्रेता के द्वारा उस जो डिलीवरी है वो ली जाती है वस्तु की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई काम ऐसा किया गया है जो कि उसके वर्क और लेबर यानी कि उसके श्रम को दर्शा रहा है, उसके वर्क को ज़्यादा अहमियत दी गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में शामिल किया जाएगा। जैसे हम ये कहें कि एक डेंटिस्ट है, उसने एक नकली दांत बनाने का मतलब जो मुंह का शेप होता है उस शेप के अकॉर्डिंग उससे नकली दांत बनवाने के लिए किसी ने उसको कहा है, तो ये जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है जिसका काम कागज़ों को छापना है, ठीक है, तो ये जो है वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, हमें बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल को यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को या सेल को ज़्यादा अहमियत दे रहा है या फिर वर्क और लेबर को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सेल वर्सेस हायर परचेज। अब सेल वर्सेस हायर परचेज जो है वो ये हम सेल तो डिस्कस कर ही चुके हैं। हायर परचेज क्या होता है? सेल की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो विक्रय किया जाता है वो ऑनरशिप साथ ही ट्रांसफ़र नहीं कर दी जाती, और जो बायर होता है वो साथ में ही सारी पेमेंट नहीं दे देता है, वो इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करता है और पहले कुछ शाइनिंग अमाउंट या फिर एडवांस में अमाउंट पे करता है और उसके बाद उसकी वो किस्त या जो इंस्टॉलमेंट है वो बनवा लेता है। वो मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं एंड ईयरली भी हो सकती हैं। और ये जो है जो अब इसमें सेलर और बायर का जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। हायर परचेज़र में जबकि हमारा जो सेलर होता है उसको हायर वेंडर हम कहते हैं या हायर सेलर आप उसको कह सकते हैं, और जो बायर होता है उसको हायर परचेज़र हम कह सकते हैं या फिर हायर बायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक कि जो हायर परचेज़र है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता तब तक हायर वेंडर उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता।
ठीक है। अगर वो जो हायर परचेज़र है अपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने में कोई त्रुटि करता है, कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो हायर वेंडर जो है वो उसे उस वस्तु का किराया समझकर जब्त कर लेता है और वो उसे वापस लौटाने के लिए भी बाध्य नहीं होता। और वो जबकि जो हायर परचेज़र है वो किसी भी तरह की कोई कमी करता है अपनी किस्त को चुकाने में, तो हायर वेंडर जो है उससे अपना माल भी वापस ले सकता है। अब जो अनुबंध है, जो विक्रय अनुबंध है उसमें और जो हायर परचेज है उसमें हम डिफरेंस कैसे करें। डिफरेंस का जो तरीका है वो ये है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से उस अनुबंध को समाप्त कर रहा है और वो कीमत भी चुकाने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, तो हम उसको किराया हायर परचेज कह सकते हैं। लेकिन अगर जो क्रेता है वो अनुबंध समाप्त भी नहीं कर सकता और वो कीमत भी चुकाने के लिए लाइबल है, बाउंड है, तो वो हमारा सेल माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंसेस कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल्स। पहला डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। हायर परचेज में जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होती है वो जब तक कि हायर परचेज़र लास्ट किस्त की पेमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता तब तक ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन सेल में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र तभी कर दिया जाता है जबकि आप उस वस्तु की पेमेंट दे देते हैं और आपको वस्तु मिल जाती है, वो ऑनरशिप साथ के साथ ही इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ द सेलर, कि इसमें हायर परचेज में अगर जो हायर परचेज़र होता है वो अपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो हायर वेंडर को या हायर सेलर को ये अधिकार है कि वो अपनी वस्तु वापस ले सकता है। लेकिन सेल में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जो पेमेंट है वो पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पार्टी, कि जो बेली है, पोजीशन ऑफ द पार्टी, जो हायर परचेज है उसमें जो हायर परचेज़र होता है उसमें जो उसकी कंडीशन या उसकी जो पोजीशन होती है वो बेली की तरह होती है, निक्षेप ग्रहीता की तरह, और सेल में वो उसका ओनर की तरह होता है क्योंकि वस्तु उसकी हो चुकी है और पेमेंट भी वो कर चुका है। नेक्स्ट है सेल बाय द बायर या फिर प्लेग, कि इसमें जो है कि जो इसमें क्रेता होता है वो किसी भी वजह से अगर किस्त को नहीं चुका पा रहा है और किस्त को चुकाने के लिए या अपना क्षतिपूर्ति लेने के लिए वो वस्तु को जो बाकी किस्त हैं उसको पाने के लिए गिरवी भी रख सकता है। लेकिन जो क्रेता होता है वो उस वस्तु को बेचने या फिर गिरवी रखने का पूरा अधिकार रखता है। हायर परचेज में अभी वो वस्तु उसकी नहीं हुई है तो इसलिए वो अभी उसको ना तो गिरवी रख सकता है ना अभी उसको बेच सकता है। नेक्स्ट है फॉरफीचर द इंस्टॉलमेंट, कि सेल्स में ये क्वेश्चन ही नहीं होता कि वो उसकी जो किस्त है, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। हायर परचेजर में है कि जबकि वो कोई किस्त नहीं देता है तो वेंडर को ये अधिकार है, हायर वेंडर को अधिकार है कि वो उससे अपनी वस्तु वापस ले सकता है। और दूसरा, जितनी भी किस्त अभी तक, जितनी भी इंस्टॉलमेंट अभी तक आई है वो उनको फॉरफीचर यानी कि उनको वो जब्त भी कर सकता है। लेकिन सेल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, थैंक यू।